गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा वेव पैकेट्स, या उसको आप ऐसा भी कह रहे थे ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। और हमने कल उस टॉपिक में आसानी से ये समझ लिया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, यानी समूह वेग और कला वेग को आप किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं एक बार ब्रीफली रिकॉल कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कल क्या देखा था, हम ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए हाइपोथेसिस, अर्थात डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार कोई भी जो क्वांटम पार्टिकल होता है उसे आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ग्रुप ऑफ वेव्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हो। उसको आप सिंपली ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हो पार्टिकल के जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था क्लासिकल पार्टिकल का बॉल के रूप में, वैसे आप नहीं कर सकते हो, ग्रुप ऑफ वेव्स के रूप में करते हो। फिर आपने वहाँ एक और चीज़ लिखी थी कि ये जो ग्रुप ऑफ वेव्स है या ये जो तरंगें हैं वो आपस में क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, और इस प्रकार से करेगी कि एक ऐसा स्थान जहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता होगी वहाँ पर वह संपोषी व्यतिकरण करेगी तथा उस क्षेत्र के बाहर वह विनाशी व्यतिकरण प्रदर्शित करेगी। जैसे हमने इस तरह से एक डायग्राम बनाया था, ठीक है ना, इस तरह का एक। तो ये जो पूरा क्षेत्र था एक प्रकार का क्या, एक वेव पैकेट है, तरंगों से मिलकर के बना एक समूह है। तो इस पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, और इस पूरे क्षेत्र में कण कहीं भी स्थित हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बाहर क्या है, विनाशी व्यतिकरण है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका 0 था, इस कारण से इस क्षेत्र में कण नहीं हो सकता, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में कण कहीं भी हो सकता है। और जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होगी। तो ये चीज हमने आसानी से समझ ली थी। और हम यहाँ पर प्रायिकता की बात कर रहे हैं, सर्टेनिटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कण यहीं पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। थोड़ी देर बाद या जब हमारे 1-2 लेक्चर के बाद जब हम अगला टॉपिक करेंगे वो हमारा होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो वहां पर आपको और आसानी से समझ में आएगी चीजें, किस प्रकार से अनिश्चितता को हम डिफाइन करेंगे। तो तरंग पैकेट आप समझ गए, ठीक है ना, किस प्रकार से आपने संपोषी विनाशी व्यतिकरण के आधार पर इस तरंग पैकेट को समझाया था। फिर हमने ये भी बात की थी कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था हनी बी का, जिस प्रकार से कोई भी, जैसे मान लो पूरा एक वो झुंड होता है, पूरा ग्रुप होता है, तो वो जो ग्रुप जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसको तो आप क्या कह रहे हो, ग्रुप वेलोसिटी। और जो इंडिविजुअल हनीबीज थी वो जिस वेलोसिटी से चलेगी उसको आपने कहा फेज वेलोसिटी। तो ठीक इसी प्रकार की बात हम यहाँ करेंगे। जो इंडिविजुअल वेव है, ठीक है ना, जो एकल तरंग है, सिंगल वेव है, वह जिस वेग से गति करती है वह कहलाता है कला वेग या फेज वेलोसिटी। और जो पूरा ग्रुप है, वेव पैकेट है, वह जिस वेग से गति करता है वो कहलाता है आपका समूह वेग। तो यहाँ तक हमने इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को और किस प्रकार से आप इसको डिफाइन करोगे वो हमने समझ लिया। आज हम क्या करेंगे, ये ग्रुप और फेज वेलोसिटी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। क्योंकि आपने शुरुआत में यही तो कहा है कि ये जो तरंग है, क्योंकि कोई भी क्वांटम पार्टिकल है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेव्स है, और वो ग्रुप ऑफ वेव्स क्या करती है, आपस में इंटरफेयर करती है, तो उससे आपको कुछ रिजल्टेंट मिलेगा। तो बिल्कुल हम अभी यही काम करेंगे, तरंगे लेंगे, ठीक है ना। वैसे तो ये इनफाइनाइट वेव्स होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स है, लेकिन हम क्या करेंगे, फॉर सिंप्लिसिटी हम 2 वेव्स लेकर के चलेंगे। उन 2 वेव्स को में जब इंटरफेरेंस होगा, यानी आप अध्यारोपण का सिद्धांत लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। उस रिजल्टेंट के आधार पर आप इन दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फाइंड करोगे। तो ये काम आज हम करने वाले हैं। तो आप बढ़ते हैं आज टॉपिक पर आगे हम, ठीक है ना। तो तरंग समूह आप समझ चुके हो, वेव पैकेट। अगर उसकी कल हिंदी में डेफिनेशन में एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिएगा। तरंग समूह एक मिनट आगे आप लिख लीजिए, तरंग समूह लगभग समान तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति वाली तरंगों का समूह होता है जिनके आयाम तथा कला, आयाम यानी एम्पलीट्यूड और कला यानी फेज, इस प्रकार होते हैं कि वह स्थान जहां कण के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है
वहाँ संपोषी व्यतिकरण तथा उस क्षेत्र के बाहर विनाशी व्यतिकरण प्रदर्शित करती है। एक बार इसको आराम से आप देख लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। वैसे मैंने बोल के लिखा है, मैंने क्या लिखा है, जो तरंग समूह वेव पैकेट कह दो, वो क्या होता है, तरंग समूह लगभग समान तरंग दैर्ध्य। हमने एक वर्ड काम लिया था स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ, तो स्लाइटली डिफरेंट को या लगभग समान को, ठीक है ना। तरंग समूह लगभग समान तरंग दैर्ध्य आवृत्ति वाली तरंगों का समूह होता है जिनके आयाम तथा कला इस प्रकार होते हैं कि वह स्थान जहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक या कण जहाँ पाया जाता है, एक ही बात है, सर्वाधिक होती है वहाँ संपोषी व्यतिकरण तथा उस क्षेत्र के बाहर विनाशी व्यतिकरण प्रदर्शित करती है। जो हमने कल लाइन लिखी थी वही चीज़ है। और फिर आप वो डायग्राम बना के दिखा सकते हो इस प्रकार का, जो हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है ना, इस प्रकार का डायग्राम। तो ये पूरा क्या होगा, आपका वेव पैकेट है, ठीक है। फिर आप फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हो कि जो एकल तरंग, यानी ये जो तरंग समूह, इसके नीचे आप लिखना, ये क्या है, तरंग समूह, ठीक है ना, तरंग समूह। तो तरंग समूह जिन एकल तरंगों से मिलकर के बना होता है, उन एकल तरंगों का जो वेग होता है वो आपके क्या कहलाता है, कला वेग, ये कहलाता है कला वेग। आप लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है ना। तरंग समूह जिन एकल तरंगों से मिलकर के बना है, उन एकल तरंगों का वेग कला वेग, तथा इस संपूर्ण तरंग समूह का जो वेग होता है, या ये जो तरंग समूह जिस वेग से गमन करता है या गति करता है, वो क्या कहलाता है, समूह वेग या ग्रुप वेलोसिटी कहलाता है। उसको आप वीपी लिखते हो और इसको आप वीजी लिखते हो। तो आप नोट कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं, चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। फिर भी मैंने आपको लिखवा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज हमारे मेन काम पर आते हैं। अब इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, दो तरंगे लेंगे जिनके आयाम तो क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना, लेकिन उनकी जो तरंग दैर्ध्य कह दो या उनकी तरंग संख्या, अभी मैं सब बताता हूँ ये शब्द क्या है। आप एक लाइन लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। आप इसमें लिखिए, कंसीडर ए wave packet of two waves having same amplitude A, capital A, ठीक है ना, and slightly different वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। मैं बता दूं, मैंने क्या कहा कि हम एक ऐसा तरंग समूह लेते हैं जो दो तरंगों से मिलकर के बना है, उन दोनों तरंगों के आयाम समान है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और उनके वेव नंबर यानी तरंग संख्या तथा आवृत्ति लगभग समान है या उनमें बहुत ही कम अंतर है। जैसे मान लो एक 250 हर्ट्ज आवृत्ति, तो एक क्या होगी 250.1, एक मान लो 250.4, 250.5, इसी प्रकार से लगभग समान है। तो हम दो वेव्स को कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें करना क्या है, इंटरफेरेंस पढ़ना है। तो सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या ले लिया, दो वेव्स ले ली। अब ये वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आपको पता है, नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने ये पढ़ा होगा, जो न्यू होता है वो आपकी होती है फ्रीक्वेंसी, और एक होता है आपका ओमेगा, उसको आप लिखते हो 2 पाई न्यू, ये भी फ्रीक्वेंसी है, इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार से एक आपके होता है लैम्बडा, जिसको आप कहते हो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, और जो 1 लैम्बडा होता है, ठीक है ना, 1 लैम्बडा, उसको आप कहते हो वेव नंबर तरंग संख्या। 1 लैम्बडा को आप क्या कहते हो, तरंग संख्या, वेव नंबर। उसी प्रकार से जो के होता है, इसको आप कहते हो वेव नंबर तरंग संख्या, लेकिन उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है एंगुलर वेव नंबर। क्यों, क्योंकि के होता है आपका 2 पाई बाई लैम्बडा। इस 2 पाई बाई फैक्टर के कारण इसका नाम क्या होता है, बोलचाल की भाषा में तो आप इस के को तरंग संख्या कहते हो, लेकिन इसका जो रियल प्रॉपर नेम है वो क्या है, एंगुलर वेव नंबर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आगे सब एक्सप्रेशन काम आएंगे, ठीक है। तो बस हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। तो चलो लेते हैं, एक वेव मान लो y से डिनोट करते हो, उसको आपने क्या लिखा, a cos kx प्लस ओमेगा टी, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो लिखते हो आप। कोई भी तरंग अगर नहीं पता है आपको किसी तरंग को कैसे लिखते हैं, मेरे हिसाब से आपको पता होगा, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ एक तो वापस, किसी तरंग को आप कैसे लिख सकते हो, कोई भी जो तरंग होती है उसको आप ऐसे लिखते हो, ए
एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस या प्लस कुछ भी लिख दो ओमेगा टी, ठीक है ना। ये इसका एम्पलीट्यूड होता है और ये इसका कला भाग होता है, या इसको आप साइन कोस के रूप में लिख सकते हो, y इजिकल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, या इसको आप y इजिकल टू ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये सभी एक ही भाग है, ये सभी क्या है, एक एकल तरंग को दर्शा रहे हैं। ये इसका क्या कहलाता है, कला भाग, और ये इसका आयाम है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप साइड में नोट कर लीजिएगा। तो एक तरंग तो आपकी ये हो गई, एक तरंग आपकी हो जाएगी y2, जिसको मैं लिखूंगा, आयाम तो समान है, और इसका जो तरंग दैर्ध्य यानी वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी बहुत ही अल्प अंतर वाली है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ, देखो k प्लस डी के, जहाँ डी के क्या है, बहुत स्मॉल है, x प्लस ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू टी। तो इस तरह से दो वेव हो गई। अब ये दोनों वेव जब गमन करेगी, या जो आपका वेव पैकेट इन दो तरंगों से मिलकर के बना है, तो जब इन दोनों तरंगों में इंटरफेयर होगा तो आपको क्या मिलेगा, कि रिजल्टेंट मिलेगा, और वो रिजल्टेंट ही आपको क्या दर्शाएगा, उस वेव पैकेट को दर्शाएगा। तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है ना। द रिजल्टेंट अर्थात परिणामी, द रिजल्टेंट y इजिकल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। चलो इसको एक्सप्रेशन को लिखते हैं आगे। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, a कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस ए कॉस, इसको मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ, k इंटू एक्स, ये लीजिए के एक्स प्लस, अब डी के इंटू एक्स आप ऐसे मत लिखिएगा, इस x को पहले लिखिएगा फिर डी के को लिखिएगा। इसका कारण मैं बता रहा हूँ क्या है, क्योंकि मान लो गलती से आपने इस तरह से लिख दिया डी के एक्स, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है डिफरेंशियल ऑफ k एंड x। या तो आप इसको क्या कीजिए, अगर लिखना हो तो फिर डी के ब्रैकेट और x, तब तो वो क्या है, उसका सही फिजिकली सिग्निफिकेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपने सीधा इस तरह से डी के एक्स लिख दिया, तो ये फिर क्या होगा, मैथमेटिकली आप गलत लिख रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि इसका तो मतलब हो गया डिफरेंशियल ऑफ के इंटू एक्स, जबकि ऐसी बात नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स इंटू डी के है। तो अच्छा है कि आप एक्स को पहले लिख दीजिए, डी के को बाद में लिख दीजिए, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट प्लस, इसी को भी इसी तरह से ओमेगा टी प्लस टी इंटू डी ओमेगा। अब देखो ये क्या है, कोस, ए तो कॉमन आ जाएगा, कोस सी प्लस कोस डी, ये पूरा एक एंगल डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला जानते हो, कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो y इजिकल टू ए ब्रैकेट में 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये तो सी हो गया, प्लस ये पूरा, तो के एक्स प्लस एक्स डी के प्लस ओमेगा टी प्लस टी इंटू डी ओमेगा। ये कॉस सी प्लस डी बाई 2 है, इस पूरे के नीचे क्या है, 2 है, और कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये लीजिए के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो सी और माइनस डी थे, सारे फैक्टर क्या आएंगे, माइनस, माइनस के एक्स माइनस एक्स डी के माइनस ओमेगा टी माइनस टी इंटू डी ओमेगा, और इस पूरे के नीचे 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा साफ करके ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि विजन प्रॉपर रहे, ठीक है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन हम एक एक चीज़ को पूरा लिख करके करेंगे ताकि आपको डेरिवेशन को करने में कोई दिक्कत ही नहीं हो। तो चलो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो के एक्स 2 के एक्स ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, तो वो क्या हो जाएगा, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप यहाँ देखिए, ए ये 2 तो बाहर आ गया, कॉस ये क्या बन जाएगा आपका, देखो के एक्स प्लस के एक्स 2 के एक्स बाई 2, तो ये हो गया सिंपली के एक्स प्लस ओमेगा टी, और ये अंदर क्या बच जाएगा, या इसको मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ, के एक्स प्लस एक्स डी के बाई 2 प्लस ओमेगा टी प्लस टी डी ओमेगा बाई 2, ठीक है ना। सेम वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ही हो जाएगा कॉस, ये आपका के एक्स ओमेगा टी कट जाएगा, माइनस एक्स डी के माइनस टी डी ओमेगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो माइनस को हटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सिंपल हो जाएगा टी इंटू डी ओमेगा प्लस एक्स इंटू डी के बाई 2, ठीक है। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2a, और अब देखना आप बिल्कुल k प्लस डी के बाई 2, ये x कॉमन,
प्लस ओमेगा टी प्लस डी ओमेगा बाई टू, ये टी कॉमन और इसको तो आप एज इट इज एक बार रहने दो, टी डी ओमेगा प्लस एक्स डी के बाई टू, ठीक है ना, बाई टू तो उधर रहेगा। अब आप देखिए, आपको मैंने क्या बताया था कि जो आपका वेव नंबर है और जो आपका फ्रीक्वेंसी है, ये जो डी के और डी ओमेगा है वो क्या है, के और ओमेगा की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया स्लाइटली डिफरेंट है। तो इस पूरे पद में जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 250 में आप 0.1 जोड़िए, 0.1 क्या 0.1/2 जोड़िए तो ये और कम होगा, तो 250 की तुलना में क्या नगण्य है। तो इस पूरे मान को मैं k प्लस डी के बाई टू को मैं सिंपली k लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई टू को मैं सिंपली ओमेगा लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, ओमेगा के कोई जुड़ नहीं रही, तो सिंपली डी ओमेगा सिंपली डी के है, तो यहाँ पर आप इसको नगण्य मान के मत छोड़िएगा, ये पूरा अलग पद है और ये पूरा क्या है, अलग पद है। तो इन दोनों को मैं k प्लस डी के बाई टू को मैं सिंपली k लिख सकता हूं और ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई टू को सिंपली ओमेगा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपका जो डी के और डी ओमेगा है बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम है, जिसको हम शुरुआत में ही लेके चल रहे हैं। तो देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, y इजिकल टू 2a, उस पूरे पद को मैं एक बार इसके साथ लिख रहा हूं, cos t डी ओमेगा बाई टू प्लस एक्स डी के बाई टू, और ये हो जाएगा cos kx प्लस ओमेगा टी। तो ये आपके क्या आ गया, एक रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। इस रिजल्टेंट में देखिए आपने जो इंडिविजुअल वेव ली थी, एक सिंगल वेव, वहां पर आपके फैक्टर था cos kx प्लस ओमेगा टी, तो ये रहा cos kx प्लस ओमेगा टी वाला। और ये पूरा क्या है, अब जो आपकी परिणामी तरंग है एक तरह से उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। आप याद कीजिए जब आपने इंटरफेरेंस पढ़ा था, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में, और वैसे मैंने अभी सेकेंडरी लेक्चर में उस इंटरफेरेंस के चैप्टर को डाला है, तो वहाँ पर आपने भी एक रिजल्टेंट लिखा था, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सेम उसी प्रकार का है। वहाँ पर वाई आपके आया था आर, साइन को चलो वहाँ साइन लिया था, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, या वहाँ पर जो भी आपने लिया था उस तरह का आएगा। तो एक आर रिजल्टेंट आया था। वो रिजल्टेंट क्या था कि जब ये दोनों तरंगों का आयाम तो क्या था, ए था, लेकिन ये जो परिणामी तरंग है, ये जो परिणामी तरंग है आपकी, उसका आयाम ए नहीं रहेगा, उसका आयाम कुछ बदल जाएगा, उसका आयाम ये पूरा हो जाएगा। तो आयाम क्या हो गया, एक तरह से मॉड्यूलेटेड हो गया, ठीक है ना। अब मॉड्यूलेटेड को आप कैसे समझोगे, जैसे मान लो कोई आपके किसी नल से कोई पानी रैंडमली ऐसे ही बाहर बह रहा है, तो वो किसी भी तरह से बह रहा है, मान लो एक तरंग के रूप में इधर उधर कहीं भी बह रहा है, लेकिन अगर आप मान लो उसी नल के साथ आपने पाइप अटैच कर दिया, तो वो जो पानी होगा उस पाइप के मोशन के साथ ही क्या करेगा, मोशन करेगा। अब तरंग क्या होगी, एक तरह से मॉड्यूलेटेड होगी, उसका आयाम कैसे मूव करेगा, जैसा वो पाइप मूव करेगा। तो आपने क्या कर दिया, मॉड्यूलेटेड कर दिया उसको, ठीक है। तो ये क्या है, रिजल्टेंट वेव है। अब इस रिजल्टेंट वेव से आप किस प्रकार से फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करोगे, उसको आप समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, मैंने आपको बता दी, अभी आगे हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए सिचुएशन क्या थी, इसको आप थोड़ा समझिए। जैसे हमारे पास एक्चुअल में क्या थी, दो वेव थी, एक ये थी, एक आपके पास इसी प्रकार की वेव थी। जब इनमें क्या हुआ, अध्यारोपण हुआ, तो आपको क्या मिला, एक रिजल्टेंट वेव मिली। वो रिजल्टेंट वेव इस प्रकार के एम्पलीट्यूड तो होगा नहीं, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। तो मान लो वो रिजल्टेंट वेव इस प्रकार से, ठीक है ना, अलग अलग पैकेट्स के रूप में होगी। मान लो एक पैकेट ये हो गया, ठीक है ना, फिर आगे कोई इस प्रकार से एक पैकेट और चलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगी, ये वेव पूरी इन पैकेटों के रूप में आगे क्या करेगी, मोशन करेगी। तो ये क्या है आपके, ये सारे के सारे, ये ले लो चाहे आप ये ले लो, इसी प्रकार से आगे जो पैकेट्स बनेंगे ये सब क्या है, वेव पैकेट है, ठीक है ना। और जिन वेव से ये मिलकर के बने, वो वेव आपकी क्या है, सिंगल वेव है, ठीक है। तो ये जो पूरा एनवेलॉप, ये पूरा क्या एक एनवेलॉप है या एक पैकेट है। तो ये पैकेट जिस वेलोसिटी से आपके मूव करता है वो आपका क्या कहलाता है, ग्रुप वेलोसिटी। और जो इंडिविजुअल वेव है वो जिस वेलोसिटी से मूव करती है वो आपकी क्या कहलाती है, फेज वेलोसिटी, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये एनवेलॉप और सिंगल वेव। अब किसी भी वेव, एक जनरल वेव की हम बात कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को आप किस प्रकार से लिखते हो, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसको आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो और सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हो। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, कोई भी एक सिंगल वेव, फॉर ए सिंगल वेव पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, फॉर ए सिंगल वेव आप क्या लिख सकते हो, y इजिकल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, या इसको आप ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो जो भी आप किसी भी
तरंग के वेग को लिखते हो तो वेग हमेशा क्या होता है, जो आपका ये कला भाग है इसमें t और x के साथ जो भी फैक्टर होता है उसका जो अनुपात होता है उसी को आप लिखते हो। ये आपको पता होना चाहिए। v जो आपका होता है वो होता है ओमेगा बाई के, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिए। जो t के साथ जो है वो अपॉन जो x के साथ है उसका पार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि v क्या होता है, dx बाई dt होता है। और आप इसका डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो। ओमेगा क्या आपका 2 पाई न्यू और क्या होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, 2 पाई से 2 पाई, और न्यू लैम्बडा की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो ये आप जो एलिमेंट्री क्लास 10+2 में भी देख चुके हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब जगह आप देख चुके हो। किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो किस प्रकार से लिखी जाती है, टी के साथ वाला पार्ट अपॉन एक्स के साथ वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो अब हम निकालते, अब हमारे पास क्या एक रिजल्टेंट वेव आ गई। इस रिजल्टेंट वेव में देखो ये तो जो cos kx प्लस ओमेगा टी है वो तो एक प्रकार से सिंगल वेव वाला पार्ट है, क्योंकि आपने जब सिंगल वेव जो ली थी उसमें एक्सप्रेशन क्या था आपका a cos kx प्लस ओमेगा टी। तो यहां से जो आपके ओमेगा अपॉन के निकलेगा वो क्या होगा, एक सिंगल तरंग का वेग होगा। लेकिन जब आप इस मॉड्यूलेटेड पार्ट से, ये जो पूरा पार्ट मॉड्यूलेटेड पार्ट है cos डी ओमेगा बाई 2 प्लस एक्स डी के बाई 2, यहां से जब आप ओमेगा और के, ठीक है ना, टी और x के जो साथ में गुणा के उनका अनुपात निकालोगे तो वहां से जो आपको v का एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी का होगा। क्योंकि यहां पर अब आपके क्या बन रहा है, जो वेव है वो इंटरफेयर कर रही है तो आपके क्या बन रहा है, वेव पैकेट बन रहा है। मैं भी बता देता हूं आपको कैसे होगा, ठीक है ना। तो एक चीज तो आपको सिंपली पता क्या चल गई कि v होता है हमेशा टी और x के जो भी साथ में गुणा के उनका अनुपात होता है ओमेगा बाई के, सिंगल तरंग के लिए। तो अब देखिए ये क्या है, cos के एक प्लस ओमेगा टी वाला जो पार्ट है वो क्या दर्शा रहा है, एक सिंगल तरंग को दर्शा रहा है। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं कला वेग, आप आराम से इसको देखिएगा और समझिएगा। फेज वेलोसिटी ये होती क्या है, ये होती है आपके वेलोसिटी ऑफ सिंगल वेव, वेलोसिटी ऑफ ए सिंगल वेव, या इसको आप कह सकते हो एकल तरंग का वेग। और उसका एक्सप्रेशन आप यहां से फाइंड करोगे, आपके पास रिजल्टेंट है, ठीक है ना, वीपी, मैं पी से लिख रहा हूं फेज के हिसाब से, ठीक है ना। तो वो सिंपली क्या होगा, ओमेगा बाई के। तो ये इसका एक्सप्रेशन आ गया सिंपली मैथमेटिकल, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब हम बात करते हैं समूह वेग की। तो चलो मैं यहां लिख देता हूं समूह वेग या ग्रुप वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, कि जो आपका तरंग समूह होता है वह जिस वेग से गति करता है, या आप ऐसा कह सकते हो ये एनवेलप जो बना था ना आपका, एक तरह का पैकेट, वो पैकेट जिस वेग से गति करता है वो आपका क्या कहलाता है, समूह वेग। तो समूह वेग कब होगा, जब तरंगों में अध्यारोपण होगा और आपको एक रिजल्टेंट समूह मिलेगा। रिजल्टेंट ये आपके पास क्या है, पूरा रिजल्टेंट है। तो इस रिजल्टेंट में ये जो पद है, ये पद ही क्या दर्शा रहा है, अगर इस पद को हटा दो तब तो क्या एक सिंगल वेव है, लेकिन ये जो पद है वो क्या दर्शा रहा है, उस समूह को दर्शा रहा है। तो जब आप ग्रुप वेलोसिटी निकालोगे, जिसको मैं वीजी लिखूंगा, तो वीजी का एक्सप्रेशन क्या होगा आपको पता है, ओमेगा टी और एक्स का जो फैक्टर है उसका जो अनुपात है वो आपके क्या होता है, वेग को दर्शा रहा है। तो समूह के रूप में ये, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, टी के साथ पूरा क्या है डी ओमेगा बाई 2 और इसके साथ है डी के बाई 2, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे डी ओमेगा बाई 2 और ये हो जाएगा डी के बाई 2, 2 से 2 चला गया तो वीजी आपके आ गया डी ओमेगा बाई डी के। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि इस डेरिवेशन में या इस लेक्चर में हम लोग वीपी और वीजी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमने कर लिया। वीपी आपके क्या आ गया, ओमेगा बाई के, आपको हमेशा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीजी आपके हो गया डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है। तो ये हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। किस प्रकार से, कि दो तरंगे ली जिनके आयाम समान है लेकिन उनके जो वेव नंबर फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट है। उनमें जब इंटरफेरेंस होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट मिलेगा। उस रिजल्टेंट के आधार पर हमने कला वेग और समूह वेग को परिभाषित कर लिया। इन सब की परिभाषा आपको लिखनी है, सब मैंने बता दिया, आप आराम से लिख लीजिएगा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो समूह वेग और कला वेग है, अब कुछ और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएंगे, उनको हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी इस टॉपिक में काफ़ी चीज़ें बाकी जिसको हम करेंगे। थैंक यू।